नमस्कार। आज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों और एनटीपीसी एंड आरआरबी दोनों के लिए। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाती है, टमाटर क्या है? सब्जी, फल, फली या खाद्य तना? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों टमाटर फल है। टमाटर क्या है? फल है। तो टमाटर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो टमाटर खाने वाला भाग जो होता है फल भीति और बीजांडसन होता है दोस्तों। और टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। और टमाटर से रिलेटेड और चलिए केला की बात कर लेते हैं, ये सब पूछे जाते हैं। तो केला का मध्य एवं अंततः भीति का भाग खाने योग्य होता है दोस्तों। और गेहूं का खाने योग्य भ्रूणपोष एवं भ्रूण होता है। और बात कर ले नाशपाती की बात कर लेते हैं। तो नाशपाती का खाने योग्य जो होता है पुष्पासन होता है। और लौंग की बात करें तो लौंग का जो कली होता है, जिसको मतलब फूल बोला जाता है कली, वह भी खाने योग्य होता है। और आम का जो होता है वह मध्य फल भीति खाते हैं या खाने योग्य होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं। निम्न प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों डी नंबर, ज्वालामुखीय विस्फोट। तो चलिए इसको डिस्कशन कर लेते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होता है और कैसे होता है, चलिए इसके बारे में पूरा विस्फोट करते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट का कारण पृथ्वी के गर्भ में हलचल जब होता है, जब उसके अंदर कुछ बुलबुले होते हैं, हिलने लगते हैं, तो वह पदार्थ जो गर्भ में होता है वह गर्म होकर के बाहर निकलने लगता है। और जिस जगह से वह बाहर निकलता है उद्गम स्थल, वो उसी को केंद्र माना जाता है दोस्तों। और भूकंप पृथ्वी के जिस स्थान पर प्रथम बार उत्पन्न होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं दोस्तों। यह ध्यान रखिए, अधिकेंद्र जहाँ से निकलता है प्रथम बार उसे अधिकेंद्र कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। क्या चीज़ से? रिक्टर पैमाने से। और सिस्मोलॉजी जो है भूकंप के अध्ययन को बोला जाता है। और सिस्मोग्राफी जो होता है भूकंप के ग्राफीय विवरण उपलब्ध कराया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो दोस्तों इसकी राइट आंसर हो जाएगी असम, सी नंबर। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इनसे रिलेटेड फैक्ट है, कामरूप के कामाख्या नाम से जुड़ा हुआ है। जो कामरूप है दोस्तों वह कामाख्या नाम से जुड़ चुका है। और कामाख्या प्रसिद्ध शक्तिपीठ एवं तंत्र विद्या का केंद्र माना जाता है। और प्रयोग ज्योतिषपुर असम की प्राचीन काल में राजधानी रह चुकी है दोस्तों। और जो अहोम जनजाति है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अहोम जनजाति का जो राज्य है वो असम क्षेत्र में ही है। यह कोई जनजाति है दोस्तों जिसकी क्षेत्र असम में ही है। आप यह ख्याल रखेंगे, यह एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट एक अहोम जनजाति है, ये आपके लिए हो सकती है दोस्तों। और ऐसे तो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी लाल सागर, बी नंबर इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों। लाल सागर से इसको जुड़ती है। तो यह कितनी लंबाई इसको है, कब निर्माण हुआ, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्वेज नहर का निर्माण जो हुआ था 1969 में हुआ था, मतलब 1969 ईस्वी में इसकी निर्माण हुई थी। और स्वेज नहर का निर्माण कौन कराया था? तब फ्रांसीसी अभियंता जो थे उनको बोला जाता था फर्डिनेंड द लैम्पोन्स ने किया था। और इसकी औसत गहराई की बात करें दोस्तों तो मतलब सब जगह के मिला करके गहराई मापा गया है, तो इसकी औसत गहराई हो जाती है आपको 16.5 मीटर। और इसकी चौड़ाई की बात कर लें तो अधिकतम चौड़ाई आपको माना जाता है दोस्तों 365 और जो न्यूनतम माना जाता है वह 60 मीटर में है दोस्तों। आप सब ये सब फैक्ट याद रखेंगे। तो यह किसके द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी कभी कभी एग्जाम पूछ दिया जाता है। तो जो 1956 में यह आपको मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। और दोस्तों चलिए इससे रिलेटेड इतने फैक्ट रहे। और चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। शब्द जो रडार होती है दोस्तों वह किससे व्युत्पन्न
है। मतलब रडार शब्द का क्या तात्पर्य है, इसकी पूरा डिस्कशन क्या होती है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों आपको डी नंबर इसकी राइट आंसर हो जाएगी। रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी रेडियो डिटेक्शन इन रिंगिंग। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो रडार संकेतों को ग्रहण करने और सूचना देती है। दोस्तों रडार संकेत को ग्रहण करती है और सूचना देती है। तो किस चीज़ का संकेत को ग्रहण करता है, तो जब वायुयान या रॉकेटरी जब उड़ती है तो उससे जो भी संकेत भेजे जाते हैं तो उसको यह ग्रहण करके हम तक पहुंचाती है। और फल्कान रडार जो है इजराइल में खरीदे गए थे दोस्तों। और जो राजेंद्र रडार वह स्वदेशी रडार में आधुनिकतम है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी ए नंबर दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण है वह कार्बन डाइऑक्साइड को हटाती है। तो प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे हटाती है, तो जब आप देखे होंगे पेड़ लगता है, पेड़ बोला जाता है कि पेड़ लगाओ और यह कार्बन डाइऑक्साइड या ये सबसे मुक्त करो। तो जो पेड़ होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे जो होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और उन लोग क्या छोड़ते हैं, तो उन लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और उनके पास शक्ति कहाँ से आती है, तो प्रकाश संश्लेषण, सूर्य का प्रकाश होती है उनसे ही उनकी शक्ति होती है और वहीं से वह अपनी सारी भोजन वगैरह बनाया करते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भीमबेटका गुफाएं कितनी साल पुरानी मानी जाती हैं। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों आप सबों को सी नंबर इसकी राइट आंसर हो जाएगी। 30,000 साल पुरानी मानी जाती है दोस्तों। तो चलिए इससे रिलेटेड जितनी भी फैक्ट हैं उन सभी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भीमबेटका 30,000 साल पुरानी मानी जाती है दोस्तों। भीमबेटका जो है वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ, रायसेन जिले में स्थित है। एमपी के रायसेन जिले में स्थित है यह। और इससे कुछ रिलेटेड और इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो भीमबेटका और होशंगाबाद, जो भीमबेटका और होशंगाबाद है वह आदमगढ़ की शैल चित्रकारी मिली है दोस्तों। और चित्रकारी मिली है और यहाँ से चित्र मुख्यतः जो मिली है दोस्तों शिकार करते हुए मिली है। मतलब शिकारी से संबंधित सभी मतलब चित्र जितने भी मिले हैं वह शिकारी से संबंधित मिली है। तो इससे मानी जाती है कि यहाँ पे शिकार ज़्यादा किए जाते थे। और भीमबेटका जो गुफा है वो कभी कभी क्वेश्चन में आती है कि इसकी लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है, अधिकतम लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो 40 मीटर बाय 15 मीटर ये है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें। और दोस्तों इससे एक और फैक्ट बनती है, भीमबेटका और आदमगढ़ पूरा पाषाणकालीन स्तर माना जाता है दोस्तों, पूरा पाषाणकाल स्तर माना जाता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मालवी का गिनीमित्रम किसने लिखा था। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी कालिदास। तो कालिदास इसकी राइट आंसर हो जाएगी डी नंबर दोस्तों। तो कालिदास से जितने भी रिलेटेड बुक्स हैं या इनसे रिलेटेड जितनी भी बातें होती है चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो मालविका एवं शुंग शासक जो थे अग्निमित्र, वो उन दोनों के बीच में मतलब प्रेम प्रसंग हो गया था और इस पर आधारित एक नाटक है जिसका नाम मालविका मित्रम है। और अभिज्ञान संकुलम कालिदास का महानतम नाटक है दोस्तों। कौन, कालिदास का महानतम नाटक है तो अभिज्ञान। और कालिदास जो हैं ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवंश आदि पुस्तक के भी लेखक बने हैं। और यह चंद्रगुप्त के नवरत्न भी रह चुके हैं दोस्तों। क्वेश्चन में हर एक राजा के नवरत्न के बारे में पूछा जाता है तो आपको ये फैक्ट याद रखना होगा कि जो कालिदास थे वह चंद्रगुप्त के नवरत्न थे। और कालिदास भारत के सबसे बड़े संस्कृत के विद्वान माने जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होती है। तो जीका वायरस जो होती है दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मच्छर के द्वारा मनुष्य में संचरित होती है। तो इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में बात करते हैं। ये वायरस होती है किनको हानि पहुंचाती है, तो जीका वायरस जो होती है कलुकेक्स मच्छर के काटने से होती है दोस्तों। और जीका वायरस गर्भावस्था में बच्चा को संक्रमित करता है। जो गर्भ में बच्चे रहते हैं वह जब जीका वायरस काटता है, जीका वायरस मतलब शरीर में जब मच्छर के द्वारा फैलता है तो वह बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
और सबसे अधिक मस्तिष्क को प्रभाव पड़ता है दोस्तों। सबसे अधिक किसको प्रभाव पड़ता है? तो मस्तिष्क को, मतलब शरीर में सबसे ज़्यादा मस्तिष्क को प्रभाव पड़ता है। और ब्राज़ील में आपातकाल की घोषणा भी की गई थी जिका वायरस की वजह से। और यह रोग दक्षिणी अमेरिका एवं अफ्रीका में फैला है दोस्तों। यह अधिक रोग दक्षिणी अमेरिका एवं अफ्रीका में फैला हुआ है। और WHO जो होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह चौथी बार अपने कार्यकाल में आपातकाल घोषणा की थी। किसकी वजह से? तो जिका वायरस की वजह से। चलिए लास्ट एवं 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन से रिलेटेड जितनी भी बात होती है उनके बारे में बात करते हैं। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी ए नंबर। ए नंबर क्या हो जाएगी? कार्बन का अफरूप। ग्राफीन क्या है? तो कार्बन का एक अफरूप है। तो कार्बन का अफरूप, ये इनसे रिलेटेड जितनी इफेक्ट बनती हैं हम बात करते हैं। तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है और इसका अपेक्षिक घनत्व कितना होता है दोस्तों? 2.2 होती है इसकी अपेक्षिक घनत्व। और परमाणु भट्टी में इलेक्ट्रॉन के रूप में कार्बन आर्क बनाने आदि में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो परमाणु भट्टी में इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या चीज़ बनाने में? तो कार्बन आर्क बनाने में। और हीरे में कार्बन जो होती है वो, इसके बारे में बात करते हैं, sp3 होती है। sp3 हीरा में sp3 होती है। और ग्रेफाइट में और कार्बन में जो होती है sp2 होती है। तो ये सब फैक्ट जो होती है आप याद करके रखेंगे। और हीरा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन चमकता है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन चमकता है। और बात कर ले हीरा से रिलेटेड, तो हीरा का अपवर्तनांक जो होती है 2.417 होता है दोस्तों, 2.417। और कुछ हीरा काला होता है दोस्तों, और जो काला होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? और तो बोर्ड में प्रयोग किया जाता है। तो बोर्ड क्या होता है दोस्तों? तो जो बोर्ड होती है वह हीरा, जो बोर्ड हीरा होती है दोस्तों, चलिए इसको बोर्ड लिख देते हैं। बोर्ड हीरा जो होती है वह किसको, यह काटने में प्रयोग होती है दोस्तों, और केवल शीशा को काटने में ही यह प्रयोग में लाया जाता है। तो आप ख्याल रखेंगे हीरा का कुछ काला अवरूप होते हैं जिनको बोट बोलते हैं, और जो बोट होते हैं वह शीशा काटने में प्रयोग में लाए जाते हैं। और बाकी जो भी हीरे हुए वह डायमंड के रूप में आपको चमकते हुए नजर आते हैं, और आप आभूषण वगैरह में बहुत जगह यूज होती है। तो आप सबों को यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी दोस्तों, और अभी तक हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और इस प्रकार के वीडियो हम हर रोज लेकर के आते हैं दोस्तों। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इस प्रकार के वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद एंड जय भारत।